Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि अब आप लोगों का अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स का एग्जाम्स है और हमसे रिक्वेस्ट करी गई है कि मैम प्लीज इंडियन इको करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, तो इंडियन इको के कुछ चैप्टर्स के वन शॉट जरूर प्रोवाइड करिए। तो लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लेकर आए हैं सबसे लास्ट चैप्टर, पहले कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर का वन शॉर्ट वीडियो। कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर की एक एक बारीकी से डिटेल आप तक पहुंचाना, यही हमारी कोशिश है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम या फिर चैप्टर का नाम जैसा है, तो चैप्टर में स्टार्टिंग इस बात से होती है कि दोनों या तीनों ही कंट्रीज का जो डेवलपमेंट पाथ है, स्पेसिफिकली ये चैप्टर में इन्हीं तीन कंट्रीज को क्यों पढ़ाया गया है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि तीनों ही कंट्रीज यानी ऑल ऑफ देम, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनमें काफी सिमिलैरिटी रही है। इनकी इंडिपेंडेंस में, इनकी इंडिपेंडेंस के टाइम में काफी सिमिलैरिटी रही है। इन्होंने जो डेवलपमेंट पाथ स्टार्ट किया, तो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, एट द सिमिलर वेज और अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज, और इनका जो ग्रोथ रेट रहा है वो भी सेम रहा है। यही वजह है कि इन तीनों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है और कंपेयर करना जरूरी है कि चाइना हमसे आगे है, क्यों है, किन वजहों से है, वो सारी चीजें हमने देखनी है। जबकि आजादी, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, सब कुछ 5 ईयर प्लान भी मोर और लेस सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो क्या वजह रही कि वो आपसे आगे चला गया और आप वहीं पर रह गए। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो कंपैरिजन इसीलिए पढ़ाया गया बिकॉज इनके इंडिपेंडेंस, इनकी स्ट्रैटेजीज, इनके पाथ सेम होने के बावजूद भी आज डेवलपमेंट में ये इतने अलग अलग क्यों हैं, राइट? तो यही रीजन है। तो सबसे पहले अगर सिमिलैरिटी की बात करी जाए तो सिमिलैरिटीज में आप ये कह सकते हैं, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, सिमिलर वेज इन्होंने फॉलो करे, सिमिलर स्ट्रैटेजीज मोर और लेस फॉलो करी, और उनकी ग्रोथ रेट भी काफी हद तक सिमिलर थी। अब हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल में हमने सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस को एक साथ मेमोराइज करने के लिए इस तरीके से लिखा है कि आपको इजीली हो जाए। तो अगर इंडिपेंडेंस की बात करी जाए तो इंडिया, पाकिस्तान दोनों को 1947 में आजादी मिली और चाइना को भी 1949 यानी 2 साल बाद आजादी मिल गई। तो आजादी और नई एक तरीके से शुरुआत करने का जो समय था इन तीनों कंट्रीज का सेम था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो इंडिया में 1951 में बन गया था और पाकिस्तान में लेट बना और चाइना में 1953 में बना। तो सबसे पहले हमारे देश में 5 ईयर प्लान बन चुका था। इसके बाद अगर स्ट्रैटेजीज की बात करी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो सेम थी, बहुत तक सेम थी, कि जो हमारा फोकस था वो पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर का रोल हर जगह बहुत कम था और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर आप चाइना की बात करेंगे तो उन्होंने जैसे ही अपने रिफॉर्म स्टार्ट करे, जैसे ही आजादी के बाद उनकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर उनका फोकस पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। छोटी इंडस्ट्रीज को लेकर, एग्रीकल्चर पे भी फोकस था, लेकिन रिफॉर्म्स उतने ज्यादा कारगर नहीं हुए स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे 1970s के बाद, 1980s के बाद वो रिफॉर्म्स भी उनके लिए बहुत बढ़िया आने लगे, राइट? तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज थी। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो काफी कम थी कंपैरेटिवली चाइना की। अगर रिफॉर्म्स की बात करी जाए तो हमारे जो प्योर रिफॉर्म स्टार्ट हुए वो 1991 जब हमने एलपीजी की पॉलिसी फॉलो करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो उसने हमसे फार बिफोर 1988 में ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाले कंसेप्ट को फॉलो कर लिया था। चाइना की अगर बात करी जाए तो उसने बहुत ही पहले 1978 में इस अप्रोच को फॉलो कर लिया था। हमने बहुत सारी इसमें स्ट्रैटेजी भी पढ़नी है कि चाइना ने कैसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी। बट एक और खासियत है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान को तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से पुश किया गया था, फोर्स किया गया था कि आपको इस तरीके के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। चाइना को वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं था, ये उनका खुद का ही था कि उनके रिफॉर्म्स ने उनको आगे लेकर गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सिमिलैरिटी के तौर पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें जाए तो इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है इंडिया पाकिस्तान का वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को बराबर रोल दिया जाता है। चाइना में अगर बात करी जाए तो मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का रोल वो वहां पर बहुत ज्यादा है। तो मेजरली सोशलिस्टिक है
और माइनरली आप कह सकते हो कि उसमें आपके पास प्राइवेट सेक्टर का रोल दिया जाता है, तो कैपिटलिस्टिक है। तो मेजरली आप उसको सोशलिस्टिक अप्रोच की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं, वहां पे पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है। तो ये आपके पास एक टेबल है, जिस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंसेस थे। तो मोर और लेस इंडिपेंडेंस सेम टाइम पे मिली, जो 5 ईयर प्लान है वो सेम थे, स्ट्रैटेजीज भी काफी हद तक सेम थी, ग्रोथ रेट भी बहुत हद तक सेम थी। हाँ, इन हमारी कंट्रीज के मुकाबले चाइना की थोड़ी हाई थी, लेकिन इस डेवलपमेंट को अपनाने के लिए जो हमने स्ट्रैटेजीज फॉलो करी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का ही एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस था, तो इन्होंने अपना माइंडसेट शिफ्ट करा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, लेकिन टाइम का डिफरेंस हो गया। आप अगर चाइना की बात करते तो 1978 में ही उसने ये शिफ्ट कर दिया था, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। तो हमारी शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी रोल प्ले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी तभी आपके लिए एक्सपोर्ट के तौर पे फॉरेन रिजर्व बढ़ सकता है, आपके कंट्री की डोमेस्टिक नीड पूरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका सस्ता अमाउंट होता है, पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो ये कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस वाला टेबल हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि आप देखेंगे कि आपके पास इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि कुछ इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग क्रिएट करी गई है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आपके पास सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया। यूरोपियन यूनियन तो आजकल बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। एशियन हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब आपके पास रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं। अब सवाल आपके पास एग्जाम में कैसे आ सकता है कि इन ग्रुप्स के बनने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, कोई भी इकोनॉमी अपने आप को अगर स्ट्रेंथन करना चाहती है तो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो जो भी कंट्रीज इनकी मेंबर्स होती हैं उनको एक तो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मतलब एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसी भी देश से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है और अपनी इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करना है और अपनी बात को रखने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसके अपने बड़े सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी आवाज आप उठा सकते हो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। जैसे आप देखिए, यूक्रेन जो है वो काफी अपनी आवाज उठा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर यूरोपियन यूनियन में अलग अलग जाके। तो इस तरीके से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड को, अगर आपको अपनी कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है तो इनके मेंबर्स बनना आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। इसके अलावा ये जो ग्रुप्स हैं इनका मेन पर्पस ये है कि विश्व के अंदर और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पीस और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम बनी रहे। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। तो फर्स्ट, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी बात को कहने का। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, पीस और स्टेबिलिटी जो है वो कंट्री में बनी रहती है। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपको जो आपकी वीकनेस होगी, आप देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तभी कर पाएंगे जब आप इन मेंबर्स, आप देखिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो ट्रीटीज होती हैं वो भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होती हैं। तो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करी जाए या फिर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करी जाए, तो अगर आप मेंबर कंट्रीज के पार्ट है तो आपकी जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो जाती है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मैम आपने ये चार्ट याद करवा लिया, हमें क्वेश्चन तो बता दो। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये कंपेयर द डेवलपमेंट पाथ। तो आप इन्हीं सभी चीजों को थ्योरी में बना दीजिएगा कि इंडिपेंडेंस, अब इन्हीं चीजों को पॉइंट में बना दो कि इंडिपेंडेंस कैसे मिली, 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस भी है इसी टेबल के अंदर, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बताया, डेवलपमेंट पाथ डिस्कस करो। सेकंड क्वेश्चन ये था कि रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म होने के पीछे रीजन क्या था, वो हमने आपको बताया। अब हम पूरा चाइना के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम इन तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो पहले चाइना के बारे में स्टडी करते हैं। चाइना 1949 में हमने आपको बताया कि अभी उसको इंडिपेंडेंस मिली और ये रिपब्लिक पीपल्स ऑफ चाइना यानी PRC के नाम से जाना जाता है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें आपके पास 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इकोनॉमी की बात करी जाए तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी हमने आपको पहले ही बता दिया, 1 पार्टी रूल है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड का माना जाता है। तो आपके पास हाईएस्ट आप कह सकते हैं पॉपुलेशन काफी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, 1 पार्टी रूल है, गवर्नमेंट का काफी रूल चलता है यहाँ पर आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का रूल चलते हुए भी इन्होंने वर्ल्ड के साथ एक अच्छी मार्केट सिस्टम जो है बना लिया, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इन्होंने क्या स्टेप्स लिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय चाइना टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी। तो सबसे पहला नाम आता है GLF का, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसको मायो के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसमें मेनली
ये कहा गया कि एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म करा जाए। अब यही एक थोड़ी सी यहाँ पर एरर हो गया कि एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि ये होना चाहिए था कि एग्रेरियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स जो थे उनमें दिक्कतें भी महसूस हुई, प्रॉब्लम्स भी आई, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मायो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनका ये कहना था, उनका एम क्या था इस ग्रेट लीप कैंपेन को स्टार्ट करने का, कि एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इकोनॉमी को बढ़ाना जरूरी है। और यहाँ पर कम्यून सिस्टम बना दिए गए कि आपके पास कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया कि सब लोग मिलकर फार्मिंग करें। बट फिर बाद में बहुत डिस्प्यूट होता था कि कलेक्टिव फार्मिंग के बाद जो कलेक्टिव अर्निंग होती थी उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी प्रॉब्लम होने लगी, और भी इस कैंपेन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई। सेवियर ड्रॉट जो है वो सूखा पड़ने लग गया, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ चाइना को। और बेसिकली पीपल्स को एनकरेज करा गया कि वो अपने बैकयार्ड में छोटी छोटी जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप करें। तो जो ग्रेट लीप जो आपके पास फॉरवर्ड कैंपेन था उसमें दो चीजों पे खास फोकस किया गया। कम्यून सिस्टम यानी कलेक्टिव फार्मिंग की जाए, छोटे छोटे जो जगह है उनको इकट्ठा करके आपके पास फार्मिंग करी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जगह प्रोवाइड करेगी फार्मिंग करने के लिए। इसके अलावा इस बात पर फोकस करा गया कि अपनी छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी आप इंडस्ट्रीज ओपन अप करें। दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग जो कि चाइना ने लिया, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इस पर भी आपके पास अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और एक मेन क्वेश्चन तो यही आ सकता है, मेजर स्टेप टेकन टू इंप्रूव, जिसमें पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या स्टेप लिए थे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। सबसे पहले GLF, जिसके बारे में आप लिखेंगे दो चीजें, कम्यून सिस्टम और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोलो। इसके अलावा ग्रेट प्रोलेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें बहुत अच्छी चीज जो है वो स्टार्ट करी गई कि जो चाइना के स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल थे वो बाकी कंट्रीज में जाते थे, वहां से लर्न करते थे और लर्निंग वर्क को अपनी कंट्रीज में बेनिफिट देने के लिए अप्लाई करते थे। आप देख सकते हैं अभी भी आजकल किस कंट्री के लोगों को किस तरीके का सामान चाहिए उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो दिवाली, होली, सब तरीके के त्योहारों पर उनको पता है कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए। बाहर की कंट्रीज में भी वो ऐसे ही करते हैं। तो दैट मीन्स ये अप्रोच उन्होंने अब से नहीं, पहले से ही अप्रोच उनकी थी कि बाकी की कंट्रीज में जाकर वहां के टेस्ट, वहां की चीजों को पहचानना, और यही वजह बनी कि वो एक बहुत बड़े मार्केट पार्ट को डील करते हैं, यानी बाकी वर्ल्ड में उनका मार्केट बहुत है, यानी कस्टमर बेस उनका बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ये दो चीजें तो हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं रीजंस बने इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके पास चेंज करके भी ऐसे भी आ सकता है, वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइना। तो यही लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो 1978 में जो रिफॉर्म्स लिए गए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है ड्यूअल प्राइसिंग, और तीसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना के लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने चाइना की रैपिड ग्रोथ में मदद करी। तो सबसे पहले 1978 में लिए गए रिफॉर्म्स, दैट इज कम्यून सिस्टम, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, GLF स्कीम, जिसमें कम्यून लैंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लैंड्स। फिर इन्होंने 19 इससे पहले इनके जो रिफॉर्म्स थे वो प्री रिफॉर्म्स थे, बट 1978 में उन्होंने कम्यून लैंड को फिर से स्मॉल लैंड में वापस डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। वापस से 1978 में जो कम्यून लैंड थे जहां पे ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे उनको फिर से इंडिविजुअल लैंड में डिवाइड कर दिया। जो भी पर्सन होता था वो सारा अपना इनकम रख सकता था आफ्टर पेइंग गवर्नमेंट टैक्स। इसके अलावा इन्होंने फोकस कर दिया रिफॉर्म्स के अंदर कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, विलेज एंटरप्राइजेस, टाउन में आप विलेज अपने इंडस्ट्रीज खोलिए, गुड्स प्रोड्यूस करिए। दो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैव फेस कॉम्पिटिशन। जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि चाइना में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल था, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल था, फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्राइवेट फर्म्स खोलिए, विलेजेस में खोलिए, टाउन्स में खोलिए, जहां पर भी आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं खोलिए, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, राइट। कि आपकी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका इस्तेमाल आप ही के देश में खपत हो जाए, और उससे आप फिनिश गुड बाहर जाके बेचे, उससे आपके देश को अर्निंग जो है वो ज्यादा होगी। तो फॉरेन रिजर्व पे भी इनका पूरा कंट्रोल था, डोमेस्टिक जो है डिमांड भी पूरी होने लगी इस तरीके से। तो इन्होंने बेशक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन देने लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत फेमस करा। तो 1978 के जो ये रिफॉर्म्स रहे, इससे प्रीवियस रिफॉर्म्स भी अच्छे थे, ग्रेट लीफ कैंपेन, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही जिसकी वजह से सेवियर ड्रॉट और वगैरह फेस करना पड़ा चाइना को। बाकी जो हमने भी पढ़ा कि वो लोग अपने प्रोफेशनल्स को, अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजते थे, ये सारी चीजें उन्होंने फॉलो करी। बट दीज 3 थिंग्स जो 1978 के रिफॉर्म्स थे, ड्यूअल प्राइसिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इनकी डेवलपमेंट में।
अब दूसरी अप्रोच देखते हैं, ड्यूअल प्राइसिंग। अब आप चाहें तो इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, अगर आपके पास रीजंस आ जाए कि चाइना की रैपिड ग्रोथ का क्या रीजन था कि पाकिस्तान और इंडिया चाइना से पीछे क्यों छूट गया। तो पहला, कम्यून सिस्टम को वापस स्मॉल लैंड्स में डिवाइड करना। दूसरा, इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फोकस करना, इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना। दूसरा है ड्यूअल प्राइसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही इनकी, जिसमें इन्होंने क्या करा, फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट जो थी उनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी, और जो बाकी अदर सेक्टर्स थे उनका जो प्राइस था वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई फिक्स करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी प्राइमरी और आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर को पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया कि इनकी प्राइसिंग हम तय करेंगे, बाकी सभी चीजों की यानी सर्विस सेक्टर बचा एक तरीके से उसे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। तो डुअल प्राइसिंग ये हो गया। इसके अलावा चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे बहुत ज्यादा फोकस करा। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसी जगह होती हैं जो ज्यादातर बॉर्डर्स वगैरह पे स्टैब्लिश्ड होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो लॉज होते हैं वो आपके रेस्ट ऑफ द कंट्री से थोड़े से लीनियंट लॉज होते हैं, थोड़े आप कह सकते हो कि जहां पर लिबरल हो जाती है गवर्नमेंट, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में आए, वो आपके यहां पर आए, आपका एक्सपोर्ट बढ़े। ये ड्यूटी फ्री एरिया जनरली कंट्रीज कर देती हैं। जैसे अब इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बॉर्डर के आसपास होंगे जनरली, और इनका मेन पर्पस ये होगा कि वहां पर इस तरीके के फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऐसे एरियाज पर अट्रैक्ट करा जाता है बाय गिविंग सम लिबरल पॉलिसीज, टैक्स रिबेट्स दी जाती हैं, ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है, बहुत सारे कंसेशंस ऑफर करे जाते हैं, सो दैट आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, बहुत सारी चीजें। तो ये चाइना ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो तीन चीजें याद रखिएगा, कम्यून लैंड्स को फिर से स्मॉल लैंड्स में डिवाइड करा, प्राइवेट सेक्टर छोटी छोटी विलेज इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ावा दिया, ड्यूअल प्राइसिंग करी, फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के जो प्राइस हैं गवर्नमेंट खुद तय करने लगी, और अदर सेक्टर जो है वो डिमांड सप्लाई से तय होने लगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, और लिबरल पॉलिसीज उनके साथ फॉलो करी गई, ड्यूटी फ्री जनरेशन, ये सब चीजें आप हर कंट्री अपने अलग अलग तरीके से फॉलो करती है। हमने नॉर्मली स्पेशल इकोनॉमिक जोन को समझाने के लिए पॉइंट्स दिए हैं, चाइना ने अपनी क्या पॉलिसी फॉलो करी होगी वो डिफरेंट कर सकती है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस यही होता है कि आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा अगर आपसे बात करी जाए कि जो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं आपके पास, जो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करी चाइना पर, उसके क्या इंप्लीकेशंस पड़े, तो आप बात करेंगे तो दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंप्लीकेशन है। तो पॉजिटिव इंप्लीकेशन ये है कि इनकी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की काफी रिड्यूस हो गई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। और जो वुमेन्स हैं जिनकी डेथ बहुत ज्यादा होती थी, तो उनकी हेल्थ जो थी वो अच्छी होने लग गई, राइट। ये दो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट सबसे ज्यादा हार्मफुल रहा चाइना के लिए, कि वहां पर यंग जो जनरेशन थी वो कम हो गई और एल्डर पीपल जो थे वो ज्यादा हो गए। इसीलिए चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसको ड्रॉप भी कर दिया, वो आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वहां एल्डर पीपल जो है वो ज्यादा हो गए। तो ये था पूरा चाइना के बारे में। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आजादी 14 अगस्त 1947 को हुई थी। यहाँ मिलिट्री रूल ज्यादा लगता है, क्योंकि कभी भी इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है, जैसे कि अभी आप रिसेंट भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, मिलिट्री का रूल ज्यादा चलता है। 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आती है, जैसे कि अगर चाइना की बात करी जाए 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो दैट इज 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में बोली जाती है। इसका जो एरिया है वो बेसिकली साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर पर इसका लगता है। यहाँ पर इकोनॉमी इंडिया की तरह ही मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो फॉलो करी जाती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका कैसा रहा डेवलपमेंट पाथ, इन्होंने इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो क्या क्या इन्होंने फॉलो करा, तो सबसे पहले तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी, मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को भी इंपॉर्टेंट रोल जो है दिया जाने लगा, गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। अगर हम 1950s लेट 1950 1960s की बात करें तो पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके। जैसे कि चाइना ने भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो है स्कीम्स चलाई, रिफॉर्म्स चलाई। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी 1950s 1960s में ही अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए वेरियस रिफॉर्म्स करे। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा, उन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल करा, जो कि हमारे इंपोर्ट को जो है वो कंपीट करते थे, उन इंपोर्ट पर कंट्रोल करा, क्योंकि देखिए इंपोर्ट जितना कम हो उतना बढ़िया होता है। तो इन्होंने इंपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज भी फॉलो करी।
इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पंजाब का कॉमन एरिया जो आता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन वहां भी आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है काफी बेनिफिट हुआ पाकिस्तान को। इसके अलावा वहां पर भी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बढ़ाई गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई। उसकी वजह से काफी इंप्रूवमेंट जो है पाकिस्तान में देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्ली 1970s की, अगर हम बात करें तो वहां पर पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाया गया, यानी नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा देते हैं 1970s में, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए लेट 1970s में यानी एट द एंड ऑफ 1970s में गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का रोल भी उतना ही जरूरी है जितना पब्लिक सेक्टर का। तो गवर्नमेंट ने डीनेशनलाइजेशन करा। डीनेशनलाइजेशन का मतलब होता है फिर से गवर्नमेंट वापस आई और कहा कि प्राइवेट सेक्टर का रोल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको 1970s के आसपास ये रियलाइज हो चुका था कि जो प्राइवेट पब्लिक की पार्टनरशिप है वही बेस्ट है, यानी पब्लिक सेक्टर पर अकेला आप डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया की अगर बात करें थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करा 1991 तक। 1991 के बाद ही हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट अप दिया, तो वहां थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन्होंने फॉलो करी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ करा, इंपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म इन्होंने फॉलो करे, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा। ग्रीन रेवोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दोनों ने मिलाकर कंट्री के फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दे दिया। पब्लिक सेक्टर के रोल को पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बट धीरे धीरे इनको समझ आने लगा कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से बात नहीं बनेगी। तो लेट 1970s तक, या आप कह सकते हैं थोड़ा लेट तक पहुंच जाइए 1980s के आसपास, तो इनको प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा और डीनेशनलाइजेशन करा, यानी वापस से प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इसके अलावा कुछ बुरी चीजें भी थी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा था, वेस्टर्न नेशंस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी, फाइनेंशियल एड मिलती थी, पैसा मिलता था वेस्टर्न कंट्रीज से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो और प्रॉब्लम ये थी कि आप वापस लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे उनके, जिससे उनकी ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। एक तरफ जहां उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रोल ज्यादा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, अच्छे साइंस नजर आने लगे ग्रोथ में, पर दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा था, उसने इनकी ग्रोथ पर नेगेटिव असर डाला। पर इन्होंने 1988 में जो रिफॉर्म्स हैं वो काफी बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिए, जिसका बेनिफिट जो है पाकिस्तान को दिखने लगा। राइट, तो 1988 में इनके मेन रिफॉर्म्स आए थे। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे डिफरेंट चीजों में। हमने मेन आपको चाइना बताया, पाकिस्तान बताया, इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? किसी भी देश की पॉपुलेशन, वहां की ग्रोथ रेट, डेंसिटी, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेशो, अर्बनाइजेशन, इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो आपके पास एग्जाम में ऐसा आ सकता है, कंपेयर कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो हम आपको पॉइंट्स में शॉर्ट में लिखकर दे रहे हैं, आप उसी चीज को पैराग्राफ में बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो डेफिनेटली चाइना हाईएस्ट पॉपुलेशन, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो चाइना इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, एंड अगर इन तीनों की बात करी जाए तो पाकिस्तान लो है। ग्रोथ रेट की अगर बात करी जाए तो ग्रोथ रेट मोर और लेस सेम थी, लेकिन अगर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की बात करी जाए, पॉपुलेशन की, जीडीपी की नहीं, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो पाकिस्तान का पर एनम जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो सबसे हाईएस्ट है और चाइना सबसे लास्ट में है। डेंसिटी की बात करी जाए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ये इंडिया का बुरा है, क्योंकि 1 किलोमीटर में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, आप सोच के देखिए, एक छोटा सा कमरा है, उसमें 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें 15 लोग रहेंगे तो कितना बुरा है। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी पीपल इन 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में इंडिया में 455% रहते हैं, पाकिस्तान में 275% रहते हैं और चाइना में कम 148% रहते हैं, यानी वहां पर एरिया डिवाइडेड अच्छा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया सबसे आगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कहीं सेक्स रेशो की बात करें तो इंडिया की लोएस्ट है एज कंपैरेटिव टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर आप जो रिसेंट सर्वे देखेंगे उसमें हमारी जो सेक्स रेशो है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो चुकी है। फिर आता है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन, यानी एक वुमेन कितने बर्थ जो है चाइल्ड बर्थ देती है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो ये पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है
पर वुमेन 3.6 चाइल्ड, और इंडिया की बात करें जाए 2.2, यानी ऑन एवरेज 2 बच्चे हो जाते हैं। पाकिस्तान में 3 हो जाते हैं, 3.6 मतलब 4 भी कह सकते हैं आप। चाइना में 1.7 मतलब 1-2 इतने तक वहां पर जो है पर वुमेन जो है चाइल्ड बर्थ देती है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की बात करी जाए तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होना। तो इंडिया जो है इसमें सबसे लास्ट है। अगर चाइना की बात करी जाए तो वहां 59% अर्बनाइजेशन है, पाकिस्तान में 37% अर्बनाइजेशन है और इंडिया में 34% अर्बनाइजेशन है। तो पॉपुलेशन चाइना हाईएस्ट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान हाईएस्ट, डेंसिटी इंडिया हाईएस्ट विच इज बैड, सेक्स रेशो इंडिया की लोएस्ट है लेकिन अब इंप्रूव हो चुकी है। फर्टिलिटी रेट की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान में पर वुमेन बर्थ ज्यादा है। अर्बनाइजेशन चाइना का ज्यादा बढ़िया है, वहां पे 59% जो है वो रूरल एरिया से जो है वहां पर चले जा चुके हैं। तो ये थे आपके पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कहीं से दिखा तो मैंने आपके लिए लिया। ये एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी आपके लिए थ्योरी किसी बुक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि अगर पुअर माना जाए तो चाइना का लिबर्टी इंडिकेटर्स कंपैरेटिवली पुअर माना जाता है पाकिस्तान और इंडिया से। लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, अपनी बात को कहने की जो फ्रीडम होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर सोशल प्लेटफॉर्म या फिर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जो अपनी बात को कहने की लिबर्टी होती है, उनको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो डेफिनेटली आपको पता है चाइना वन पार्टी रूल है, वहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतनी आसानी से आप बोल नहीं सकते हैं जितना कि आपको इंडिया में या फिर पाकिस्तान में आजादी है उतना आपको चाइना में आजादी नहीं है। तो लिबर्टी इंडिकेटर इट मे बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब कितना आप इन डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे हैं सिटीजन्स के, कितना उनके पास राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, हर चीज को लेकर कैसे राइट्स हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कितनी है, जुडिशरी मतलब जो लॉज सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं उनकी इंडिपेंडेंस कितनी है, उनको कितनी पावर दी गई है अपनी बात को कहने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उनको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो अगर हम बात करें लिबर्टी इंडिकेटर्स की तो ये चाइना के आपको कंपैरेटिवली दोनों कंट्रीज से पुअर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ इंडिकेटर्स की। तो जीडीपी डेफिनेटली ग्रोथ किसी भी कंट्री को मेजर करता है। तो अगर हम बात करें 1980s से 1990s तक तो चाइना 2 डिजिट ग्रोथ रेट पे चल रहा था, 10.3% ग्रोथ रेट थी, बट 2015-17 तक जाते जाते उनका ड्रास्टिक फॉल हो गया और ये 6.8% तक रह गई। अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो 6.3 थी, कम हो गई 5.3। इंडिया की बात करी जाए तो 1980s में हम लोग कम थे, लेकिन उसके बाद हम लोग 2015-17 में हमने काफी इंप्रूव करा और हम बाकियों के मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले 7.3% ग्रोथ रेट पर चले गए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट बीच में लिए हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ये क्या होता है, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हर कंट्री की करेंसी अलग है और हर करेंसी की खरीदने की क्षमता अलग है, परचेजिंग पावर। मैंने पहली स्टेटमेंट बोली, हर कंट्री की करेंसी अलग है, इंडिया के रुपए हैं तो चाइना के येन है आपके पास, तो हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, क्लियर। तो आपके पास उस करेंसी को खरीदने की क्षमता भी अलग होती है। आप अगर मान लीजिए अमेरिका में जाते हैं तो 1 रुपए से आप कितना खरीद सकते हैं और 1 येन से आप कितना खरीद सकते हैं, और पाकिस्तानी रुपी से आप डिफरेंट अमाउंट खरीद पाएंगे। अब परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि आप एक काम करिए, इन सभी कंट्री की इनकम को एक ही किसी एक फिक्स यूनिट में कन्वर्ट कर दो, इक्वालिटी में आ जाए, ताकि एक ही चीज में। तो जैसे अगर मान लीजिए आप डॉलर में तीनों की नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे बोलेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ यूएस डॉलर, सबको इक्वल यूनिट में कर दे। क्योंकि अगर मैं तीनों को अलग अलग नेशनल इनकम में लिखूं, एक का इंडियन रुपी, एक का पाकिस्तानी रुपी, एक का चाइनीज करेंसी के रूप में, किसी का किसी और तरीके से, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए अगर आप उन्हें एक मेजर जो कि जैसे कि यूएस डॉलर आपके पास जनरली एक्सेप्टेड करेंसी है, अगर आप उसमें कन्वर्ट कर देते हो तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ यूएस डॉलर, राइट। तो यहां पर हम लिखा है मीन्स इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद यूनिट ऑफ मनी इज डिफरेंट, ऑब्वियसली। एक यूनिट से, यानी 1 रुपया इंडियन रुपया और 1 पाकिस्तानी रुपया और 1 चाइनीज करेंसी से, अगर आप कहीं पे भी मार्केट में मान लीजिए 3 अलग अलग जगह खड़े हुए हैं और अमेरिकन मार्केट में खड़े हुए हैं, तो वहां पर इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बाय कर सकेंगे वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम इनको सेम किसी चीज में कन्वर्ट कर दे तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो वैल्यू ऑफ ईच डोमेस्टिक करेंसी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री में अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यूएस डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। व्हेन जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन यूएस डॉलर तो इसे बोलते हैं पीपीपी यूएस डॉलर। इसका मतलब आपने परचेजिंग पावर पैरिटी क्रिएट कर दी यूएस डॉलर के अंदर, यानी $1 के अंदर आपने उसकी पैरिटी क्रिएट कर दी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप कहते हैं 1 रुपया इज इक्वल टू
$1, मतलब $1 में आप $1 खरीद सकते हैं। और एक पाकिस्तानी रुपये में अगर आप कहते हैं $0.5, इसका मतलब है $1 में आप सिर्फ $0.5 खरीद सकेंगे। और अगर एक जो कंट्री जो आपके पास येन है, जो आपकी चाइनीज करेंसी है, उसके लिए अगर आप लिख देते हैं $1.2, इसका मतलब है कि आप एक येन में $1.2 खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपने इक्वालिटी क्रिएट कर दी तो उसको हम बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, राइट। वो किसी भी उसमें कर सकते हैं, बट जनरली हमने आपको ये $, में सिखाया। अब अगर बात करी जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, व्हाट इज द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। सेक्टर क्या होती है? प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इन डिफरेंट कंट्रीज में, इनको भी कंपेयर करो। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो तीनों ही सेक्टर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है प्राइमरी सेक्टर का, तो डिक्रीज इन ऑल द 3 कंट्रीज। बट जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, चाहे इनका ग्रोथ रेट कम है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, लेकिन जो वर्कफोर्स है कंपैरिजन वो ज्यादा लगी हुई है यहाँ पर। और इंडिया में तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान और चाइना से भी ज्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, और उसके मुकाबले में आउटपुट नहीं आता। उसके बड़े सारे रीजन है, हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो चाइना का सबसे ज्यादा बढ़िया इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 41% उनका कंट्रीब्यूशन रहता है अगर जीडीपी की बात करी जाए देश की। फिर इंडिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। चाइना में ना जो आपके पास वर्कफोर्स है उसने जल्दी ही फोकस करा कि वो प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाए, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर से वर्कफोर्स कहां चली गई? टर्शरी सेक्टर की तरफ, जबकि यहां आना चाहिए था, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वही टर्शरी सेक्टर के लिए डिमांड क्रिएट करता है। तो चाइना की एक और बहुत बढ़िया चीज हुई कि जो उसका वर्कफोर्स था वो प्राइमरी सेक्टर से कहां चला गया? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। और इंडिया में यही वर्कफोर्स ने शिफ्टिंग कहां से मारी? प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तीनों का ही लो है, तीनों ही कंट्रीज का एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लो है, वर्कफोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करी जाए तो चाइना का काफी अच्छा है, फिर इंडिया की बात आती है, फिर पाकिस्तान की बात आती है। टर्शरी सेक्टर की बात करी जाए तो तीनों ही कंट्री में टर्शरी सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं। तो इन ऑल द 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जितना भी आपके देश में आउटपुट क्रिएट होता है, तीनों ही कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर का रोल कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर देखिए, अब इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में एक कॉमन बात ये थी कि जो वर्क फोर्स है वो प्राइमरी से सीधा सेकेंडरी सेक्टर पर आ गई। पर पाकिस्तान में जो ये रेट था शिफ्टिंग का प्राइमरी से टर्शरी की तरफ आने का, वो इंडिया से भी फास्ट था, ठीक है। यानी जिस रेट से इंडिया के लोग एग्रीकल्चर से टर्शरी में आ रहे थे, पाकिस्तान के लोग उससे तेजी रेट से इस तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो ये था सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन आपके पास। इसके बाद है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो कि अपार्ट फ्रॉम किसी भी देश की इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जरूर देखे जाते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की वहां की पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, वेल्थ, सबका एक कंबाइंड इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें अगर बात करी जाए चाइना की सबसे हाईएस्ट रैंक है, देन इंडिया, देन पाकिस्तान, ठीक है। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जिंदा रहने की जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है, तो वो चाइना में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलाज और फैसिलिटीज कंपैरेटिवली हम दोनों कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करी जाए तो ये भी आपको चाइना में ज्यादा मिलेगा। पब्लिक जो अभी हमने बताया परचेजिंग पावर पैरिटी $, में अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो चाइना की जो परचेजिंग पावर होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी हमसे। बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान में ज्यादा पुअर लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। फिर IMR, दैट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट, ये जितना लो हो उतना अच्छा है। लो का मतलब होता है कि वहां पर जो बेबी बर्थ होता है उस टाइम जो उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी की वजह से जो उनकी डेथ हो जाती है, वो डेथ रेट जो है, अगर ये रेशो हाई होगी तो इसका मतलब उतनी डेथ रेट ज्यादा है। इनफैंट मोरालिटी रेट का मतलब है छोटे जो बेबीज पैदा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाना पैदा होने के टाइम पर ही। तो ये चाइना में लो है और पाकिस्तान में इनफैंट मोरालिटी रेट जो है वो कंपैरेटिवली हाई देखने को मिलेगा आपको। सेम मैटरनल मैटरनिटी रेट का मतलब है कि जो मदर्स बर्थ देती है उन मदर्स की डेथ रेट, तो चाइना में ये काफी लो है अगर आप इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बात करेंगे। बेसिक सैनिटेशन सबको मिल रहा हो, इसमें भी चाइना हाईएस्ट लेवल पर है। बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज में भी चाइना सबसे आगे है। पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड का मतलब होगा कितने लोगों को
जो है नरिशमेंट नहीं मिलता। तो इसमें सबसे लो है चाइना, मतलब अच्छी बात है, अंडर नरिश जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बुरा होगा। तो यहाँ पर चाइना का ये वाला पोर्शन भी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम कंक्लूजन फॉर्म में बात करें कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का आप एक बार कंक्लूजन फॉर्म में डेवलपमेंट बता दीजिए, यानी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड मोर देन सेम डेवलपमेंट पाथ, कंपेयर देयर रिजल्ट्स। तो आप इस तरीके से टेबल बनाकर भी कंपेयर कर सकते हैं या इन्हीं चीजों को पॉइंट्स में कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो इंडिया की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि अगर एग्रीकल्चर ही अभी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एटलीस्ट हमारे पास फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा मेनी इनिशिएटिव्स आर टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड लिविंग, दैट इज अ गुड थिंग। फिर भी इतना सब स्टेप लेने के बाद भी अभी भी हमारी कंट्री की 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान की बात करी जाए तो वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वन पार्टी रूल करती है, मिलिट्री रूल चलता है, फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है इनकी। इन्होंने 1988 में ही काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अपना ली, लेकिन फिर भी इनकी स्लो ग्रोथ रेट हो गई और वापस पॉवर्टी आ गई। इसके पीछे कारण क्या रहा कि इनको पॉवर्टी वापस फेस करनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास अलग से आ सकता है, गिव रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। दोबारा से इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज लेने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ गई फिर से। सबसे पहला रीजन है कि ये लोग गुड हार्वेस्टिंग पर डिपेंड करने लगे रादर देन ऑन टेक्निकल चीज, यानी एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी या फूड सप्लाई थी वो इन्होंने गुड हार्वेस्ट की, भाई अच्छी उपज होगी तो अच्छा बीज अच्छा हम सेल कर लेंगे, यानी टेक्निकल पार्ट में इंप्रूवमेंट। वही बात है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना और ह्यूमन फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ना फॉलो करना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉरेन एक्सचेंज की काफी कमी हो गई इस देश में, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का काफी हद तक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर इनका फोकस नहीं रहा, वही एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो चीजें थी वही ये लोग एक्सपोर्ट करते रहे, तो उतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं आता क्योंकि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल कंपैरेटिवली आपको सस्ता मिलता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था, इनका फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था लोन्स पर। ये हर चीज के लिए फॉरेन कंट्रीज की तरफ जो है वो आंख लगाते थे कि चलो वहां से पैसा मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो टाइम पे लोन भी नहीं चुका पा रहे थे और उस लोन के गड्ढे में कहीं ना कहीं ये लोग जाते गए। जैसे कि अभी आपने देखा श्रीलंका का जो हाल है वो थोड़ा सा बुरा है। चाइना की अगर बात करी जाए तो पॉलिटिकल फ्रीडम वहां कम है। जो हमने आपको लिबर्टी इंडिकेटर बताया था वो एक पुअर चीज है वहां पर। जैसे हमने बताया यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कंक्लूजन में हमने उनके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करे हैं बेसिकली, राइट। तो अगर चाइना की बात करी जाए तो वहाँ लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है, ह्यूमन राइट वहां बहुत बड़ा कंसर्न है, यानी लिबर्टी इंडिकेटर्स वहां पुअर है, ठीक है। बट एक गवर्नमेंट के होते हुए भी उन्होंने एक अच्छा मार्केट सिस्टम क्रिएट करा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी मार्केट बहुत अच्छी है, कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, उन्होंने कम्यून सिस्टम फॉलो करा है, कलेक्टिव जो फार्मिंग स्टार्ट करी वो भी बहुत अच्छा स्टेप था। इसके अलावा वन गवर्नमेंट होते हुए भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करा। तो ये था आपके पास फुल चैप्टर 30 मिनट के अंदर एक एक चीज हमने कवर करी है। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।